जिसके नाम के आगे मुहर लग चुकी है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की। लगातार अभी तक बड़ी खबर यही थी कि ठीक शाम के 7 बजे तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बहुत बड़ा उलटफेर हुआ और ऐसे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए थे, एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे होंगे। लगातार एकनाथ शिंदे शुक्रिया अदा कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया है और साथ ही बड़ी पार्टी में मुझे मौका दिया गया है, मैं सेवा करूंगा। लेकिन इन सब में जो बड़ी बात है वो ये बात कि नकली शिवसैनिक की ये जो लड़ाई थी, असली शिवसैनिक की ये जो लड़ाई थी, अब अपने मकसद पे पहुंच चुकी है। एकनाथ शिंदे ने दिखा दिया है कि कौन सी पार्टी, कौन से। और हमारे साथ संवाददाता राजभवन से सीधा पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष शुक्ला, पीयूष, आप राजभवन के पास खड़े हैं, किस तरह की हलचल इस वक्त वहां पर है? जल्दी से रिएक्शन। आसपास भी दिखा, कैमरा पर्सन को कहिए आसपास दिखाएंगे। प्रीति की आप भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर खत्म हुई है और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे, प्रवीण दरेकर, ये सभी लोग यहाँ मौजूद थे। यहाँ से अब वो सीधा निकल गए हैं बाहर और फिलहाल सभी यहाँ पर जो मौजूद मीडिया कर्मी थे वो सब शॉकिंग रह गए थे, क्योंकि अभी तक सभी के पास यही खबर थी कि देवेंद्र फडणवीस आज शपथ लेंगे और तमाम तैयारियां देवेंद्र फडणवीस को लेकर की गई थी। लेकिन एकाएक जब राज्यपाल से मिलकर निकले, उसके बाद जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो नाम एकनाथ शिंदे का आ गया और जब एकनाथ शिंदे का नाम आया तो सभी के चेहरे एकदम शॉकिंग रह गए थे कि एकनाथ शिंदे कैसे। लेकिन ये केवल चंद मिनट या चंद घंटों का गेम नहीं था, बल्कि इसकी पट्ट कथा काफी दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। प्रीति, पीयूष, जैसे आपने कहा कि एकनाथ शिंदे के नाम की अनाउंसमेंट हुई कि अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे होंगे, उसके बाद सब के सब सन्न रह गए। देवेंद्र फडणवीस खुद वहां बैठे थे, क्या वो भी सन्न हो गए थे? उनको भी भनक नहीं थी कि क्या होने वाला, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अभी तक तो वो लड्डू खा रहे थे कि 7 बजे शपथ ले रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री बन रहा हूं मैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने ही इस बात की घोषणा की, देवेंद्र फडणवीस ने ही ये बात कही और इस वक्त शायद कुछ बड़ा हुआ है। प्रीति, 2 मिनट जी बिल्कुल। कैमरा पर्सन जरा कैमरा घुमाएं और साथ ही हम आपको बता दें, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर हमारे पास आ रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे हम अपने संवाददाता की ओर। जैसे ही हमारे संवाददाता जुड़ेंगे हमारे साथ, तुरंत हम रुक कर लेंगे पीयूष शुक्ला की ओर। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से हम आपको बड़ी खबर दे दें, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही एकनाथ शिंदे ने यह ऐलान किया कि अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे होंगे। हमारे रिपोर्टर, संवाददाता बता भी रहे थे कि जब इस नाम की घोषणा हुई, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा हुई, वहां जितने भी लोग मौजूद थे सब के सब सन्न रह गए। साथ ही देवेंद्र फडणवीस, जिनको अंदाजा नहीं था, जिन्होंने ये सोच लिया था कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, मुख्यमंत्री के नाम के ऊपर, उनके नाम के ऊपर ठप्पा लग गया था। 7 बजे का समय मुकर्रर था और ऐसे में अचानक क्या हुआ, कौन सा उलटफेर हुआ, जिसके बाद एकनाथ शिंदे वो नाम बन गए जिस नाम को ढूंढने के लिए अगले 10 दिन से लगातार पूरे देश की निगाहें इस नाम पर टिकी हुई थी कि आखिर कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। ऐसे में हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ चुके हैं आज चर्चा में। संजय द्विवेदी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता शिवसेना के। शब्बीर अहमद, विद्रोही नेता एनसीपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही सूर्या मैथिल, नेता बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो से। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो से। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 पे। सबसे पहले सूर्या मैथिल जी, अब हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। सवाल आज आपसे बनता है, सपने देखे देवेंद्र फडणवीस ने, सपने पाने के लिए मेहनत की देवेंद्र फडणवीस ने, अंत में पता चलता है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। धन्यवाद प्रीति जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। मेरा प्रश्न साफ है, अभी तक तो चल रहा था देवेंद्र फडणवीस जी बन रहे हैं मुख्यमंत्री, अचानक से ऐसा क्या हो गया, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री? सबके सब सन्न रह गए। हमारे रिपोर्टर कह रहे थे सन्न रह गए, सन्न रह गए थे। कहाँ चल रहा था? देवेंद्र जी ने भी ठप्पा लगाया था कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सुन तो लीजिए, बोलिए ना। आपने अपने ओपनिंग कमेंट में ये बोला
कि ऑपरेशन लोटस या आपने ये बोला कि उन्होंने मेहनत करी, मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से बता दूं कि ये मेहनत थी, ये शिवसेना के अंदर असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई थी। आज असली शिवसेना जीती है। औरंगजेब की मजार पे नाक रगड़ने वालों से आज महाराष्ट्र मुक्त हुआ है। महाराजा शिवाजी राजे जी का जो राज्य था वो पुनः मुक्त हुआ है औरंगजेब की औलादों से। तो इसमें आज खुशी मनाने का दिन है। आज मैं तो ये कहूंगा कि आप ये जो प्रश्न उठा रही हैं, ये तो मैं ये समझता हूं कि प्रश्नों को औचित्य नहीं है, क्योंकि ना तो कोई इसमें भाजपा का कोई संबंध था। आज असली शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है और वहां पर जो हमारा गठबंधन था 2019 में, आज उसकी एक बार पुनः सरकार बनी है। तो असली जो शिव सैनिक हैं उनको समर्थन मिला है और साथ ही असली शिव सैनिक अब जाके सरकार बनाएंगे। प्रेम कुमार जी क्या कहेंगे? देखिए प्रीति जी, आप पहले तो बधाई हो कि एक शिव सैनिक ही कंटिन्यू करेगा महाराष्ट्र में, तो शिवसेना के लिए गर्व की बात है। और ये जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से 2019 में जो गलती की थी उसको मान लिया है। इसको बहुत बोलचाल की भाषा में थूक के चाटना भी कहते हैं। अगर उद्धव ठाकरे को उसी दिन मुख्यमंत्री पद पर मान लिया होता, कबूल कर लिया होता, तो ये दिन देखने क्यों पड़ते? अब तो बीजेपी के लोग सवाल करेंगे कि 2.5 साल से ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही, हिंदू तथा कथित हिंदुत्ववादी पार्टी जो सत्ता से दूर रही, उसके लिए तो बीजेपी जिम्मेदार है। ये जो आज एकनाथ शिंदे को स्वीकार कर रहे हैं, आप उद्धव ठाकरे को उस दिन स्वीकार कर लिए होते। बंद कमरे में जो बाला साहब ठाकरे के बंद कमरे में जो अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच समझौता हुआ था, उसकी पुष्टि हो गई है, जिसको इनकार कर रहे थे ये बारंबार। ये सच सामने आ गया है। बीजेपी ने कबूल कर लिया है कि उसने दगाबाजी की थी शिवसेना से। शब्बीर अहमद साहब, अगर यही करना था तो उद्धव ठाकरे को पहले ही मुख्यमंत्री बना देते, जिसकी बातचीत चल रही थी। बात पहले आपके दर्शकों का अभिवादन करें और सारे जो साथी बैठे हैं इन्हें नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को बढ़ाता हूं। अभी जो हमारे भाई बोल रहे थे बिल्कुल सत्य बोल रहे थे कि अगर ये बात पहले ही मान गए होते तो आज ये दिन नहीं आते। और नहीं दिन आने में का मतलब ये है कि जो भी हुआ, अब एक चीज आप मान करके चलिए, 2 बातों पर ध्यान दीजिएगा। अभी छोटा छोटा आप टिप्पणी ले रही हैं, इसलिए अभी चर्चा को लंबा हम नहीं ले जाना चाहते। हमारे उद्धव जी ने भी वही काम किया जो इनके डिमांड थे। इनका डिमांड था कि आप राष्ट्रवादी और कांग्रेस का साथ छोड़िए। उन्होंने साथ छोड़ा और इस्तीफा दे दिया। दूसरा, उन्होंने संभाजी नगर की बात कर ली। तीसरी बात यह है कि जो उद्धव जी के कह रहे थे कि हमारे शिव सैनिक को अगर वो बनाते हैं मुख्यमंत्री तो हम कभी भी इस्तीफा देने को तैयार हैं और हम शिव सैनिक को स्वीकार करने को तैयार हैं। तो ये दोनों लोगों की कही हुई बात अपने जगह पर पूरी हुई है। और ये पूरी होने वाली बात में ये बात जो हमसे पूर्व हमारे साथी ने कहा शिवसेना के कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और गलती को स्वीकार ही नहीं किया है। मैं एक बात और कह दूंगा प्रीति जी, ये एक बहुत बड़ी गलती करने भी जा रहे हैं। ये चर्चा में जब आप समय देंगी तो उस विषय पर जो है हम चर्चा करेंगे। गलती क्या है वैसे शब्बीर अहमद बता दीजिए, गलती क्या है? वो गलती जो है ये जो कर रहे हैं ना, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये चाहते हैं कि शिवसेना को ही हम बदनाम करें। अच्छा। आने वाली सरकार में ये समर्थन देने की बात कर रहे हैं। अच्छा। और जब समर्थन देने की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है ओबीसी आरक्षण और मराठा आरक्षण के मामले यहाँ फंसे हुए हैं और इन फंसे हुए मामले को ये सारा का सारा शिवसेना के सर पर थोपने का काम करने वाले हैं। ठीक है, जवाब ले लेंगे बीजेपी के नेता से जवाब ले लेंगे, लेकिन हमारे साथ एनसीपी के नेता भी जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह यादव जी, एनसीपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 पे। शिवसेना से हमारे साथ, माफ कीजिएगा, शिवसेना से नेता है हमारे साथ विक्रम सिंह यादव जी। विक्रम जी, असली शिव सैनिक की लड़ाई, नकली शिव सैनिक की लड़ाई। अब सर, आप लोग लगातार कह रहे थे असम में जो शिव सैनिक लोग हैं वो नकली शिवसेना है, वो असली शिवसेना नहीं है। आज के डेट में वही नकली शिवसेना जाकर सरकार बना रही है। अब क्या कहेंगे, कौन असली कौन नकली? आपको आवाज आ रही है मेरी? विक्रम सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी?
लग रहा है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय राणा जी। शब्बीर अहमद साहब कई महत्वपूर्ण चीजों को उठा रहे थे, कई सवाल थे जिसको लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस पूरे प्रकरण को किस नजर से देखते हैं? असली शिवसेना, नकली शिवसेना और साथ ही फेरबदल जो अभी हुआ है। प्रीति जी नमस्कार, आपके दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक इसको हम बोलेंगे। मास्टर स्ट्रोक बोलना भी एक तरह से छोटा होगा भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी में। उसका कारण दो है। देखिए, उन्होंने 2024 का जो चुनाव था उसको साध लिया है। दूसरा, एक मैसेजिंग दे दिया शिवसेना को। कैसे साध लिया 2024? मैं बता रहा हूँ। दूसरा, ये उन्होंने बोल दिया मैसेजिंग, देखिए मुझे हमें भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं था। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के साथ खड़ी है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री पड़े, वो हिंदुत्व को अगर कोई भी समर्थन करेगा उसको हम समर्थन करते हैं। और उन्होंने ये साबित कर दिया और बना दिया एकनाथ शिंदे जी को। इससे भी दो चीजें हुई हैं। एक तरफ से वो शिवसेना को खत्म करने की कोशिश हुई, शिवसेना पे बहुत ज्यादा आघात हुआ और चुनाव में शिवसेना किस मुंह से जाएगी, उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट कैंपेनिंग करने के लिए। अब आपने जो प्रश्न पूछा है कि कैसे मास्टर स्ट्रोक है, देखिए ऐसा होता है जब चुनाव होता है तो अभी आरोप लग रहे हैं कि जो गठजोड़ था, एमवीए था, उसको तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। अब ये खुले मन से जाके बोल सकते हैं जनता के सामने कि ये मेरा गठजोड़ के अगेंस्ट जो मैंने काम किया है उसका कारण हिंदुत्व था। मैं हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि सत्ता के लिए, और इसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं। हम तो इसमें बधाई देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजी टीम को, और उन्होंने कितना दूरगामी परिणाम को सोच करके इस प्लान को बनाया है। क्या ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाले थे उद्धव ठाकरे 2024 के लिए प्रधानमंत्री की कैंडिडेट के तौर पर, इसीलिए ये मास्टर स्ट्रोक अभी ही खेल लिया गया ताकि बीजेपी वहां पर सरकार बना सके महाराष्ट्र में? क्या इसको इस नजर से देख सकते हैं? देखिए प्रीति जी, हमें नहीं लगता कि कांग्रेस इस पोजीशन में, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, पीएम के कैंडिडेट भी हो सकते थे। यस, पीएम का कैंडिडेट तो कोई भी हो सकता, कोई भी हो सकता। हिंदुत्व ठाकरे शिवसैनिक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं। देखिए ऐसा है कि हिंदुत्व शिवसेना से उसी दिन विश्लेषक अलग हैं, हो गया था। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ 2024 में वो भी तो पीएम के कैंडिडेट हो सकते थे। मैं बता रहा हूँ, क्या इसीलिए मास्टर स्ट्रोक खेला गया? नहीं, 2019 में हिंदुत्व शिवसेना उद्धव ठाकरे से अलग हो गई थी, क्योंकि जब आप विपक्ष की आइडियोलॉजी के साथ मास्टर स्ट्रोक 2024 की बात करिए ना, कहाँ फिर आप 19 और कहाँ जा रहे हैं? 19 पे बैठेंगे तभी 24 दिखेगा। पहले 19, 20, 21, 22, 23, 24 आता है। तो मैं 19 इसलिए समझा रहा हूँ कि 19 में ही वो खत्म हो गए थे, तो 24 में किस मुंह से, किस तरह से स्ट्रेटजी बनती, हमें इन्हें समझ में आ रहा। उद्धव ठाकरे साहब के पास ऐसा कोई बेस नहीं है। और दूसरी चीज ये, भाई आप अपने में सक्षम होना चाहिए, नेतृत्व आपको स्वीकार करना चाहिए, देश आपको स्वीकार करना चाहिए। ना आपका कैडर स्वीकार कर रहा है, ना प्रदेश स्वीकार कर रहा है, देश तो बहुत दूर की बात है। तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लोग होते हैं। क्या विक्रम जी कैडर स्वीकार नहीं कर रहा था उद्धव ठाकरे को? आपको मेरी आवाज आ रही है सर, शिवसेना के नेता विक्रम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जल्द ही विक्रम जी से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शब्बीर अहमद जी, चूक की बात हो रही है। नहीं, देखिए वो जो भी बातें करें जी, हमारे जो समीक्षक हैं उन्होंने मास्टर स्ट्रोक की बात कही। हाँ, देखिए मास्टर स्ट्रोक पर सबसे पहले जो विक्रम जी ने एक बात कही थी कि वहां इनका अलायंस टूटा क्यों? इनका अलायंस टूटा मुख्यमंत्री पद को लेकर के, बाकी कोई पद लेकर नहीं टूटा। उन्होंने कहा 2.5 साल हमको दीजिए, 2.5 साल आप लीजिए, यहां से टूटा। लेकिन आज वो 2.5 साल इनको जो मिल रहा था ये नहीं लिए, बल्कि उनको बना रहे हैं। आप समझ लीजिए, होशियार आदमी क्या करता है, कमजोर को बड़ी कुर्सी देता है ताकि वो उसके कंधे पर बंदूक होगी और काम हमारे इशारों का होगा। बहुत बढ़िया, सारा काम भाजपा के इशारे पर होगा। बहुत बढ़िया बोला। इसीलिए आपने उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दी थी और पीछे से कठपुतली की तरह नचा रहे थे। बहुत सही आपने शब्द यूज किया। मैथिल साहब, आप कमजोर को कुर्सी इसीलिए दी गई है, कमजोर है एकनाथ शिंदे, कुर्सी दी गई है ताकि पीछे से उन्हें नचाया जा सके। नहीं मैडम, अच्छा ठीक है, कुछ और कह रहे थे, ठीक है, कुछ और कह रहे थे, बताइए शब्बीर साहब क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? बात यह है हाँ, कि शिवसेना जो ये नकली असली की लड़ाई चल रही थी, हाँ, वो अभी समाप्त हो जाएगी। हाँ, कारण ये है कि जो शिवसेना के 16 विधायक हाँ, हमारे उद्धव जी के साथ है, हाँ, उद्धव जी की शिवसेना में ये सब फिर से शामिल हो जाएंगे। ये लिख लीजिए, ये आगी बागी नहीं रहेंगे।
क्योंकि इनकी बात को उद्धव जी ने मान लिया और उद्धव जी की बात को भाजपा ने मान लिया कि हमारे शिव सैनिक को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम कभी भी इस्तीफा देने को तैयार हैं। जवाब ये ले बात लेते हैं अगर मैथिल यहाँ साहब, पर कल को जाके फिर उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे, रोने लग जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, कह रहे हैं साफ साफ वापस आएंगे। एनसीपी और कांग्रेस का मैं दर्द समझता हूं। महावसूली अघाड़ी जिस प्रकार से महाराष्ट्र को लूट रही थी, ये मेरे एनसीपी के मित्र जितना चिल्ला रहे हैं, इन्हीं के मुख्यमंत्री, इन्हीं के गृह मंत्री 100 करोड़ रुपया, पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला शब्बीर भाई, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लाइन क्रॉस करेंगे। आप सुनने की भी हिम्मत रखिए, सुनने की भी हिम्मत रखिए, आप रखिए, आप रखिए, सुनने की भी हिम्मत रखा कीजिए। लूट मचाते हैं तो अपनी लूट का व्याख्यान भी सुन लीजिए, संयम रखो। हाँ, तो इनके गृह मंत्री जिस प्रकार से 100 करोड़ रुपया महीना इकट्ठा कर उस पैसे को शरद पवार जी तक पहुंचाते थे, उसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को रख रखा था वसूली के ऊपर, तो वो इनका जो धंधा है वो बंद हो गया। साथ में इनके मंत्री नवाब मलिक जो ईडी के कारण जेल में है, दाऊद इब्राहिम से संबंधों के ऊपर, उनको मंत्री इन्होंने बना के अभी भी रख रखा था जब वो जेल में थे। तो एनसीपी को दर्द होगा, कांग्रेस को दर्द होगा। बजट एलोकेशन में सबसे ज्यादा यदि पोर्टफोलियो मिलते थे तो वह एनसीपी को मिलते थे या कांग्रेस को मिलते थे। शिवसेना के विधायक तो अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए, एक ईंट रखने के लिए परेशान थे और धीरे धीरे वहां पर उनका अपना अस्तित्व खत्म हो रहा था। तो ये परेशानी तो महावसूली अघाड़ी के नेताओं में दिखाई देगी। अब रही बात जहां तक की सत्ता की है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति नहीं करती है, वो सदैव राष्ट्र निर्माण की बात करती है, इसलिए वो राष्ट्र नीति करती है। ठीक अभी से 1.5 घंटे बाद यानी कि 7:30 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसे में अटकलें थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अचानक से कुछ हुआ और ऐसे में एकनाथ शिंदे अब अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। हमारे साथ चर्चा में शामिल तमाम मेहमान अभी भी हमारे जुड़े हुए हैं। शिवसेना के नेता हमारे साथ विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे थे। सर, आपके पास मेरी आवाज़ इस वक्त आ रही होगी। आपका न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये कह रही थी, असली शिवसेना और नकली शिवसेना की ये लड़ाई थी। लगातार शिंदे गुट कह रहा था कि असली शिव सैनिक हम हैं, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व वाले शिव सैनिक हम हैं, और ऐसे में महाविकास अघाड़ी के साथ जाकर के जब उद्धव ठाकरे सरकार बनाती है तो वो शिवसेना है ही नहीं। और आज जब एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे तो वो तो फिट बैठता है ना कि असली जो शिव सैनिक थे उनको एक बार फिर से जगह दी गई है महाराष्ट्र में। क्या कहेंगे आप, कौन है अब असली और कौन है नकली? प्रीति जी, असली और नकली का देखिए, इससे पता चलता है कि जो बाला साहब के सिद्धांतों पे चलते हैं उन्होंने कभी गद्दारी करनी नहीं सीखी। ये तो सरासर गद्दारी है। आप एक अपने जिन्होंने आपको बनाया उनको छोड़ करके आप ऐसे चले जाते हो और आप बात करते हो उसकी सिद्धांतों की। आपका कौन सा हिंदुत्व शिवसेना ने छोड़ दिया था, मुझे ये बताइए जरा। ये ऐसी बात बीच में लाए कि हम तो बहुत बड़े हिंदुवादी हैं और शिवसेना ने अपना हिंदुत्व छोड़ दिया, तो ये आज तक ये बता नहीं पाए कि कौन सा हिंदुत्व शिवसेना ने छोड़ा है। तो ये तो इनका लालच और इनके पीछे जो ये ब्लैकमेलिंग वाली जो सरकार बनी है ना, इन्होंने जो किया हुआ है, और इनको ईडी का डर और दूसरी एजेंसियों का डर इनको दिखा करके बीजेपी ने किस प्रकार से इनको ब्लैकमेल करके और इनको जोर जबरदस्ती करके ये सरकार बनाई है। तो ये जोर जबरदस्ती वाली सरकार है, इसमें असली कुछ नहीं है, सारा नकली है। ठीक है, सूर्य मैथिल जी कुछ कह रहे थे, हाथ उठा रहे, बताइएगा सूर्या जी। प्रीति जी, पहले तो मैं अपनी पूर्व में जो बात थी वो पूरी कर लूं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्र निर्माण की बात करती है। राष्ट्र नीति है हमारे लिए, राजनीति नहीं है। इसका ताजा उदाहरण आपने देखा बिहार के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा, वहां भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, एनडीए को आशीर्वाद मिला बिहार का, और वहां पर जो हमारे नीतीश बाबू हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। आज वही चीज सेम यहां पर महाराष्ट्र में हो रही है। और मेरे जो मित्र यहां बोल रहे हैं ना कि कौन सा हिंदुत्व छोड़ दिया और बाला साहब ठाकरे जी ने क्या सिखाया है गद्दारी करना, तो मेरे मित्र अगर गूगल पे जाओगे ना और लिखोगे कि बाला साहब ठाकरे जी व्हाट वाज सेड फॉर कांग्रेस एंड एनसीपी, तो आपको याद आ जाएगा, यदि आपकी याददाश्त चली गई हो। उन्होंने कहा था
कि यदि मेरे लोग भी मुझे कहेंगे कि मैं जाऊंगा कांग्रेस के संग या एनसीपी के संग, तो मैं अपनी शिवसेना को बंद कर दूंगा। आप लोग बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा, बाला साहब ठाकरे जी की सोच को हत्या कर कर केवल सत्ता के लिए आप लोगों ने वहां पहुंच गए, लूट लेने के लिए। समर्थन क्यों नहीं दिया? कौन सा हिंदू तब जाग गया आप में? अब आप पे कौन सा हिंदू तब जाग गया जब समर्थन? अरे पालघर के साधुओं में, साधुओं की जब हत्या की थी तब कहां थे आप? बताइए। जब गोबर और गौमूत्र का अपमान उद्धव ठाकरे ने किया था, कहां थे आप? जब ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर के विषय पे उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था, कहां थे आप? और आप तब कहां थे जब अयोध्या जाने के लिए भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन करने जाने के लिए पूरा विधायक दल खड़ा था और उसको एयरपोर्ट से वापस बुला लिया था? आपके उद्धव ठाकरे ने तब कहां था आपका हिंदुत्व? बोले दीजिए, कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज आनी चाहिए। तब आप कहां थे? गुजरात के अंदर 60 आदमी। अरे महाराष्ट्र की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, औरंगजेब की मजार पर नाक रगड़ने वालों के साथ आप लोग खड़े हो गए जाकर। भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ खड़े हो गए। ठीक है, प्रेम कुमार ये आपका हिंदुत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, मराठा की राजनीति, मराठा की राजनीति, मराठा की राजनीति। कहा जा रहा था देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसे में अचानक से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री वो शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के आगे। मराठा की राजनीति, राजनीतिक समीकरण को अगर हम देखें, शिवसेना के नेतृत्व को देखें, हिंदुत्व को हम देखें, बाला साहब ठाकरे के हम सपने को देखें, तो क्या इन सब को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री होंगे? प्रीति जी, एक गलती की चर्चा तो मैंने पहली बार में की। बीजेपी ने एक और गलती उसको सुधारी है। बीजेपी ने दूसरी गलती में क्या सुधार किया है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की सियासत में जो मराठा का वर्चस्व था उसके समांतर एक पॉलिटिक्स खड़ा करने की कोशिश की थी और उसी का नतीजा रहा कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को बहुमत आने के बावजूद बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी और एनसीपी के शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और सब लोग मिल करके एक ब्राह्मणवादी जो सियासत है उसके समांतर मराठावाद की सियासत को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। अब इससे बीजेपी भयभीत थी 2024 को लेकर के कि अगर ये पॉलिटिक्स आगे चलेगी तो हमारी सियासत कमजोर होगी, तो एक करेक्शन किया है। अब बीच में मत बोलिए प्लीज, आंकड़े नहीं पता, बीच में मत बोलिए। 2019 सुन लीजिए, यहाँ बैठकर आप बरगलाइए मत ना, ऐसे अपनी बारी में बोलिएगा। प्रीति जी देखिए, चेक कीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, भाजपा यही बोलेंगे, यही तब भी मुख्यमंत्री देवेंद्र यही एक बोलेंगे। 2019 में भाजपा शिवसेना गठबंधन को क्लियर मेजोरिटी मिली थी, तो क्या बातें कर रहे हो आप बैठ के यहाँ पर? गलत बातें कर रहे हैं। अरे अपनी दुकान को अपनी आप अपनी समय में बोलिए, आप अपने समय में बोलिए, दूसरे को बोलने देंगे कि नहीं? भाजपा बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैथिल जी, भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, मैथिल जी, याद रखिए। मैथिल जी, आप जाति धर्म से ऊपर उठिए। बस मैथिल जी अब बोलने दीजिए। प्रेम कुमार जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, इस तरह से डिस्टर्ब करने से तो फिर सूर्या नहीं, आप बोलिए ना, प्रेम कुमार जी आप बोलिए। अब सूर्या मैथिल जी नहीं बोलेंगे। ये जो सियासत है, उस सियासत में एक और भूल जो बीजेपी की तरफ से हुई थी उसको सुधारने की भी कोशिश हम इसको देख सकते हैं, उस रूप में भी देख सकते हैं। एक तो कोशिश शिवसेना के साथ उन्होंने जो कमिटमेंट अधूरा रखा, जो उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाया। अभी थोड़ी देर पहले मैथिल जी चर्चा कर रहे थे, बिहार का उदाहरण दे रहे थे। बिहार में भी कैसे अपहरण हुआ था, जनमत का देखा था। महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़के आए और उनको तोड़ करके सरकार बनाई और दोबारा जब सरकार बनाई तब भी नीतीश कुमार को, आप विधानसभा भी याद कर लीजिए, लोकसभा भी याद कर लीजिए, जानकारी होगी। बोलने दीजिए मैथिल जी, मैं आपको दूंगी समय। मैथिल जी बोलने दीजिए, उनको अपनी बात पूरी करनी दीजिए। लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने अपनी 5 जीती हुई सीट भी दे दी थी
और उद्धव ठाकरे जी यही कह रहे थे, नीतीश कुमार के साथ आप ऐसा गठबंधन करते हैं और हमारे साथ आप बराबरी का नहीं करते हैं। नीतीश कुमार को कम सीटें आए तब भी आप मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम आपके पुराने साथी हैं, हिंदुत्व के साथी हैं, लेकिन आप हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। यही तो झगड़ा था और उस गलती को बीजेपी ने कबूल कर लिया है। इसमें कहा मैं कौन सा फैक्ट्स गलत बोल रहा हूँ, बोलिए मैथिल जी। संजय राणा जी, संजय राणा जी। जी प्रीति जी, थोड़ा सा मैं प्रेम भाई से इत्तेफाक नहीं रखते। अगर आप महाराष्ट्र की पूरी राजनीति देखेंगे, अभी तक जो भी चीफ मिनिस्टर हुए सारे के सारे मराठे हुए हैं और एक ही चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण हुआ है जिसका नाम देवेंद्र फडणवीस था। तो अगर ये बोला जाए कि ब्राह्मण वर्सेस मराठाओं को एस्टैब्लिश, नो, मराठाओं ने ब्राह्मणों को हटाने के लिए बेचारा एक ही ब्राह्मण था। अभी जो शिंदे साहब है दलित समुदाय से आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो मुझे लगता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता तो हूँ नहीं, मुझे लगता है वो सबका समावेश लेके चलना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखोगे कि वो हिंदू वोटों में बिखराव नहीं चाहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर कोई भी चांस में 2024 में लेना नहीं चाहते। अगर शिवसेना टूटती है, उद्धव की अलग बनती है, शिंदे साहब की अलग बनती है, भारतीय जनता पार्टी का अलग, तो कहीं ना कहीं वोटों में बिखराव होता है। तो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती थी कि वोटों का बिखराव हो। कम से कम ये चांस रखा है कि उन्होंने एक शिव सैनिक को बनाया मुख्यमंत्री। अब देर सम चांसेस है बैकग्राउंड में जहां वो उद्धव ठाकरे के साथ फिर से एक हो सकता मिलन हो जाए। अभी देखिए, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होता, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो एक तरह से एक रूम छोड़ के रखा हुआ है और ये बहुत जरूरी था, ये रूम को छोड़ के रखने के लिए, क्योंकि वो 2024 में ये रूम हमेशा काम आएगा। हिंदुत्व वोट कहीं नहीं बटना चाहिए, बाकी अलायंस के साथ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्बीर अहमद जी, हिंदुत्व वोट नहीं बटना चाहिए। शब्बीर अहमद, हिंदुत्व वोट नहीं बटना चाहिए। ये इन लोगों की सोच है। मेरा ये मानना है कि वोट जो होता है वो किसी को जाए, हिंदुत्व और मुस्लिम का वोट नहीं है, वोट भारत के नागरिक का है। अब ये जातीयता की राजनीति को जो हवा देता है देता रहे। हमारे भाई ने जो बात कही थी, बात सही है कि ये नहीं चाहते कि बिखराव हो, बिखराव होगा तो हम कमजोर पड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल से कह करके जा रहा हूं और आप ये नोट कर लीजिएगा, जो स्थिति इन्होंने महाराष्ट्र में पैदा की है, राष्ट्रपति चुनाव हो जाने दीजिए, ये स्थिति दिल्ली में भी पैदा होने वाली है और दिल्ली में भाजपा टूटेगी। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव है डे 1 से टूटेगा, ये नोट कर लीजिए सर। राष्ट्रपति का जो चुनाव है डे 1 से 1% कम था, वो तो कभी भी कवर हो सकता था। आप किस दुनिया में हो भैया? आपके पास आज दिन के दिन में राष्ट्रपति चुनाव में 24% वोट है। कुछ तो आंकड़े रख के बात किया करो। मराठों का रक्षण की बात करते हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। अरे जब आप आंकड़े रखते हो ना, नेता हो आंकड़े रखते हो, कम से कम पढ़ लिया करो कहाँ पे क्या है। स्टे लगा हुआ है, सरकार बना देंगे। अरे क्यों सर, कहाँ से बना दोगे? नहीं दे सकते हो, उसमें स्टे लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट का। की बात कही है, ये आप नोट कीजिएगा। किसकी बात की है? इधर से जंप करके इधर से जंप करके उधर। बोलने तो दीजिए हमें, अरे आप बोल लो जात पात धर्म की बात कर रहे हो। अरे आप क्या चाहने वाले तो जाके औरंगजेब को अपने अब्बा बोलते हैं, ये क्या तरीका है? औरंगजेब आपका क्या लगता है ये बताइए? उसके मजार पे जाने की क्या जरूरत है? वो आक्रांता था, हमारे देश पे आक्रमण किया, हमारे लोगों को मारा, हमारे देश में उत्पाद मचाया। बोलना चाहूंगा, उसको जाके सम्मान दे रहे हो। देखिए संजय जी, आप औरंगजेब की बात उठा रहे हैं। देखिए बहादुर शाह जफर की मजार पर यही नरेंद्र मोदी जी बर्मा जा करके चढ़ाते हैं, सैल्यूट करते हैं, वहाँ सलाम करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी जिन्ना की मजार पे जाते हैं और यहाँ पर आप औरंगजेब एक राजनीतिक प्रोटोकॉल होता है, एक राजनीतिक प्रोटोकॉल होता है। अगर आप पाकिस्तान में जाओगे तो आपको जिन्ना का मजार पे जाना पड़ेगा। आप अगर हिंदुस्तान आओगे गांधी जी के समाधि में जाना पड़ता है। ये राजनीतिक प्रोटोकॉल होता है, उसको कम से कम समझो। आप कौन सा प्रोटोकॉल की बात करते हैं? औरंगजेब का नाम आप लेते हैं, हम तो कभी नहीं लेते हैं। अरे आपके पार्टी के नेता राज्यसभा सदस्य भी जो बने हुए हैं, वहाँ जाके जिसके साथ आप अलायंस कर रखे हो, जफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल था? अभी भी आप चर्चा में नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर समीक्षक है तो समीक्षा कीजिए। नहीं, समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये मत बोलिए कि मराठा क्यों आरक्षण रोक रखा है। जब आपको पता नहीं है तो क्यों बातें कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में से अजीब अजीब बातें करने लगते हो। सूर्या जी भी बोलिए। मैडम रुकिए एक मिनट, ये जो बार बार कहते हैं एक सेकंड ये वसूली पार्टी, इनकी पार्टी बीजेपी को आप भारत जलाओ पार्टी कह सकते हैं, भारत जनमानस सताओ पार्टी कह सकते हैं।
ये कौन है? ये कहते हैं हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र बेचा नहीं जाता है। जो आप व्यक्तियों को बेच रहे हैं। अच्छा। हो क्या बात है, कितना दर्द झलक रहा है। सरकार गई, पैसा जा रहा है, पावर जा रहा है, रोने लगे, दिलमिलाने लगे, दिलमिलाने लगे, तड़पने लगे। गजब है भाई साहब। बोलिए मैथिली जी, बोलिए। देखिए, अभी आप देख रही थी शब्बीर भाई को, हाँ। वो जिस प्रकार की बातें कर रहे थे, कितने जो आंकड़े वो रख रहे अपनी थे, बात रख रहे थे, उनको अपनी बात नहीं रख रहे थे। आंकड़े जो रख रहे थे आप वो अपनी सारे बात गलत। रख रहे राणा थे। साहब ने रख रहे थे। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी का। आप अपनी बात रखिए, वो अपनी लेकिन बात रख रहे परेशानी क्या है ना, मैं समझता हूँ परेशानी शब्बीर भाई की। हाँ। हो सकता है ये मदरसे से पढ़े हुए हो, जहां पर इनको पृथ्वी चपटी बताई गई हो। मैं समझता हूँ आप मदरसे से पढ़े हुए होंगे, आपको पृथ्वी चपटी बताई गई होगी, आपकी परेशानी मैं समझता हूँ। लेकिन आपका दर्द ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन की सरकार बनने के बाद जो एनसीपी की दुकान बंद हुई है, उससे कितने आहत हैं आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। अरे भैया, आप लोग क्या राष्ट्र निर्माण की बात करते हो? दंगाइयों का समर्थन आप करते हो, पत्थरबाजों का समर्थन आप करते हो। गला काटा गला काटा राजस्थान के अंदर, और आपने उसको कंडेप्ट नहीं किया। आपने क्या कहा कि भैया ये दंगा हुआ ही क्यों, ये बात हुई क्यों? हमने यहाँ भी निंदा किया, हमने चेहरा पर नहीं, आपने क्या किया? अपनी पूर्व की डिबेट देख लीजिएगा। आपने पहले ये कहा था कि भैया दंगा किया क्यों, मन दुखी किया क्यों? हम उस परिवार के साथ हैं, ये तक हमने कहा। हम क्या बात करेंगे? शिवसेना के नेता विक्रम जी, शिवसेना के नेता विक्रम जी, खेला कहाँ हो गया? खेला कब, कहाँ, कैसे हो गया, पता भी नहीं चला। देखिए मैम, सत्ता की लालसा इतनी अगर शिवसेना को, उद्धव जी को होती तो वो भी अपने प्रयास करते। जैसे भाजपा पहले कहती रही कि नहीं हमारा कोई से लेना देना नहीं है, और वो सारी चीजें सामने आ गई। तो पर्दे के पीछे ये जो खेल चल रहा था तो भाजपा का था सारा। किस प्रकार से सूरत में वहां पे ले जाकर के जोर जबरदस्ती विधायकों को किडनैप करके रखा, कि वहां से फिर आसाम लेके गए। तो ये तो सारा भाजपा का था ये सारा। और किस प्रकार से विधायकों को ब्लैकमेलिंग से, जोर जबरदस्ती से, और ये सरकार बनाई है। तो जोर जबरदस्ती वाली चीजें आप एक सवाल मैं यहाँ से आपसे एक सवाल बस पूछना चाहूंगी आपसे। मैं जनरली डिबेट के बीच में बोलती नहीं हूँ। एक सवाल मैं सिर्फ पूछना चाहूंगी। आप किडनैपिंग की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जोर जबरदस्ती से रखा गया, आप कह रहे हैं कमरे में बंद करके रखा गया। किडनैपिंग की बात, जोर जबरदस्ती की बात, कमरे में बंद करने की बात, लगातार एकनाथ शिंदे गुट, जो विधायक गुट था, वो वीडियो भेज रहा था और लगातार यही कहा जा रहा था कि देखिए समर्थन हमारे पास है। नेशनल मीडिया उनको कवर कर रहा था, 24 घंटे उनके आगे पीछे कैमरास घूम रहे थे। एकनाथ शिंदे जी ने कई बार प्रेस के सामने कहा हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, हम उद्धव जी का जो पूरा का पूरा फंडिंग सिस्टम है वो एनसीपी और कांग्रेस को होता था, हमें कुछ नहीं मिलता था, हमें ऐसा लगता था कि हम पार्टी में सिर्फ मुखौटे हैं। इसमें आप अगर ये कहते हैं आज के दिन जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आप ये कहते हैं कि उनको किडनैप किया गया था, अलग से उनको रखा गया था, ब्रेन वॉश किया गया था, क्या ये आज ये जो एक्सक्यूज है, ये जो बहाना है, ये काम आ पाएगा? यहाँ ये कहना चाहिए था कि हमसे चूक ये हुई है, अगर जो चूक हुई है वो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप पार्टी में हैं, तो आप बेहतर समझा सकते हैं कि आने वाले समय में, जैसा संजय राउत कह रहे हैं हम पार्टी में काम करेंगे, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं हम काम करेंगे, बयान ये होना चाहिए। आगे बोलिए। नहीं, हम तो प्रीति जी काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये लोग दबाव से, ईडी के डर से, और जिस प्रकार से भाजपा के साथ चले गए, अगर इनके पास संख्या बल थी, वो था, उसी टाइम ये यहाँ पे रह के इन्होंने सामना करना चाहिए था, यहाँ बताना चाहिए था। वहां जाने का क्या मतलब था? ये कभी सूरत जा रहे, कभी आसाम जा रहे, तो ये जाने का क्या तुक था इनका? तो कहीं कहीं ये खिचड़ी पक रही थी क्या? इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, कोई किसी पे प्रेम कुमार जी से जवाब ले लेते हैं। प्रेम कुमार जी, किडनैपिंग की बात, कमरे में बंद करने की बात आज के दिन सटीक बैठती है क्या? देखिए, इन बातों का परीक्षण तो नई सरकार बनने से पहले होना चाहिए था, और जो फ्लोर टेस्ट ये सब तय हो रहा था, को जो भी महाराष्ट्र से बाहर गए विधायक, उन विधायकों को अपने घर परिवार से मिलने तक का भी समय नहीं दिया गया, फोन में भी उनकी बातचीत नहीं हो रही थी, पत्रकारों का एक्सेस नहीं था वहां तक। ये सब केवल वीडियो से तो नहीं होता ना, वो जब लौट के आते हैं तो वो बीमार हैं, सदमे में हैं, शॉक्ड हैं, इसका कोई परीक्षण करने वाला नहीं है। अब नई सरकार बन गई, अब किसकी हिम्मत होगी बोलने की कि हमें डरा करके ले गया कि धमका के ले गया?
यही पूरी पॉलिटिक्स थी कि इनको एक्सेस मत दो, ना पत्रकारों के पास दो, ना किसी और के पास दो। इसीलिए सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, और जब सरकार बन गई तो उसके बाद में ये मामला ही लेकिन खत्म। आवाज भी तो उठा रहे थे ना, लगातार कह रहे थे हमारे साथ ये हुआ है। अब उसको ये कैसे एकनाथ शिंदे की आपने आवाज सुनी? अनजस्टिफाई कैसे करेंगे? बिल्कुल, एकनाथ शिंदे की आपने आवाज सुनी? क्या 40 लोगों की आवाज सुनी? नहीं सुनी। उनको तो एक्सेस नहीं दिया गया, पत्रकार भी नहीं मिल पाते थे उनसे। वीडियो बना करके, यार कैसे वो लोग वीडियो बना रहे? दस्तखत को हमारे स्पीकर ने संदिग्ध माना, तो उसका वेरिफिकेशन अभी होना बाकी है, लेकिन तब तक सरकार बदल गई। ये है हमारे देश की स्थिति। राज्यपाल को लिख करके 34 लोगों ने दिया समर्थन का जो पत्र दिया, 34 लोगों ने दिया। 34 की संख्या 2/3 नहीं होती, तो वो अपने आप में अयोग्यता का कारण है, लेकिन इसका भी परीक्षण नहीं हुआ अभी। हाँ, संजय जी आती हूँ, संजय जी आती हूँ आपके पास। हाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ रहते, तो आपने देखा था संजय राउत किस प्रकार की बातें कर रहे थे, किस प्रकार से संजय राउत और शिवसेना के गुंडे, जो उद्धव ठाकरे जी के गुंडे थे, वो जाकर तोड़फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, धमका धमकी कर रहे थे, उनके परिवारों से सिक्योरिटी हटा ली गई थी। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि उनके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दो कि वो हमारी बात मान जाए। आपने देखा संजय राउत किस प्रकार बोल रहे थे कि हमारे लोगों को हमने रोक रखा है वरना वो आगजनी कर देंगे। और अभी जो हमारे मित्र प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं, आपने भी देखा, पूरे देश की मीडिया ने देखा, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने खुले पत्र लिखे, उन्होंने यहां तक बताया कि 15-20 दिन पहले उनका मन असलियत में क्यों हटा, कितने वो दुखी थे। 2.5 साल से तो दुखी थे ही थे। एक कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील, कि उनके जो सामान था वो पैक था, और उसके बाद एयरपोर्ट से उनको वापस बुलाया गया, अयोध्या नहीं जाने दिया गया दर्शन करने के लिए। तो ये सब चीजें ऐसी थी जिससे कि महसूस होता है कि किस प्रकार की स्थिति में ये जितने भी एमएलएस थे वो थे, उनको अपने क्षेत्र में काम नहीं करने दिया जा रहा था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी शिवसेना के विधायकों से नहीं मिलते थे, वो एनसीपी के विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों से मिलते थे। और यहाँ तक सुना मैंने तो कि वर्षा में शिवसेना के विधायकों की एंट्री नहीं थी। तो ये सब चीजें उन्होंने झेली, तभी उन्होंने ये विद्रोह किया, असली शिवसेना की लड़ाई लड़ी, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों की लड़ाई लड़ी और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी। और ठीक है, आज संजय राणा जी महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सरकार बनी। ठीक है, संजय राणा जी। देखिए, अभी हमारे मित्र बोले थे विक्रम जी कि भाई ईडी का डर दिखाते हैं, आईटी का डर दिखाते हैं। देखिए, समझ नहीं आता कि संजय राउत ने अगर चोरी की है तो उस पर ईडी की कार्रवाई होगी। अभी उनकी तकरीबन 11 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है भाई, उसका एकनाथ शिंदे पे भी ईडी का कार्रवाई है, प्रताप सरनाइक पे, बहुत सारे लोगों पे ईडी की कार्रवाई। अच्छा भैया, अगर सब पे कार्रवाई है तो आप लिस्ट लेके बैठते क्यों नहीं हो? आप लोग लिस्ट लेके क्यों नहीं बैठते हो? अब ये बोल रहे थे हमारे विधायकों को उन्होंने कैद कर रखा है। भैया, कम से कम वो 40, 45, 34 जितने विधायक थे सबका परेड तो करा रहे थे। आपके पास 16 विधायक थे, 16 को एक साथ खड़ा नहीं कर पा रहे थे। अब क्या बातें करोगे? हर समय ये बहाना बनाना कि ईडी से डर रहे, आईटी से डर रहे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, नहीं चलता है। आपको समीक्षा करनी होगी कि आपकी पार्टी में फूट क्यों पड़ी, फूट का कारण क्या था। नेतृत्व की कमी थी, ये एक्सेस की कमी थी, लेकिन आप उस पर समीक्षा नहीं करना चाहते हो। ये दुर्भाग्य आपकी पार्टी का और आपके लोगों का। शबीर अहमद, हमारे फडणवीस जी का मुख्यमंत्री न बनना इस बात की दलील है कि जो शिवसेना के गए हुए फ्लोर टेस्ट पर इन्हें धोखा हो जाता, इसलिए ये नहीं बन रहे हैं। इसलिए शिव सैनिक को बना रहे हैं कि शिव सैनिक का जो व्हिप जारी होगा वो मुद्दा भी यहाँ पर काम नहीं कर सकेगा। नहीं तो इनका तो डर है, क्योंकि वो लोग कब बदल जाएंगे यही डर है उनको, नहीं तो वो खुद ही मुख्यमंत्री बनते। वो शिंदे को इसलिए मुख्यमंत्री बना रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में शिवसेना उनका साथ दे देगी, वरना फ्लोर टेस्ट में अगर मुख्यमंत्री बन जाते देवेंद्र फडणवीस तो मेरा दावा है कि फ्लोर टेस्ट में गिर जाते, इसलिए वो नहीं बन रहे। भाई, जो 3 में नहीं, 13 में नहीं, 3 और 13 में नहीं, वो समीक्षा कर रहे हैं कि अगर ये बन जाते तो ऐसा हो जाता, वो बन जाते तो वैसा हो जाता। सर, ऐसा नहीं हो जाता है मान्यवर, खींच है, आप समझ सकते हैं आपकी दर्द, आपकी पीड़ा। सरकार चली गई, कमाई चली गई, सब कुछ हाथ से निकल रहा है। अब क्या होगा? अब सुताई होगी। जितने गलत काम किए हैं लोग, उनकी होगी सुताई। जो आप लोग दाऊद के साथ संबंध बना रखे थे, लूटपाट बचा रखे थे, महाराष्ट्र को लूटने का कार्यक्रम बना रखे थे,
तकरीबन 350 योजनाएं जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। विधायकों के विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं। विधायकों के विजुअल्स गोवा में बागी विधायकों के विजुअल्स, एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं। ये देखिए, सुनिएगा। तो ये गोवा में शिंदे गुट के विधायक जिनके समर्थन के साथ एकनाथ शिंदे आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि मेरे साथ पूर्ण बहुमत है, 2/3 विधायक हमारे साथ हैं। ऐसे में सारे के सारे 2/3 विधायक गोवा में वीडियो बनाकर भेज रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोवा की, जहां पर ये तमाम विधायक हैं और खुशी मना रहे हैं कि उनके गुट के नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के। एक बार वापस लौटेंगे डिबेट की ओर और जल्दी से प्रेम कुमार जी से एक बार रिएक्शन ले लेंगे और साथ ही ठीक है सूर्या मैथिल जी से जल्दी से एक रिएक्शन छोटा सा, बहुत छोटा रखिएगा, हमारे पास समय बहुत कम है। देखिए, मैं तो केवल इतना कहूंगा मेरे शब्बीर भाई से भी कि अफजल के जनाजे पर छाती पीटने वालों की राजनीति अब खत्म हो गई। ठीक है, आप समझ लीजिए, इस देश के अंदर अब एक नए तरह की राजनीति खड़ी हो गई है। इस देश के राष्ट्रवादियों का सम्मान करेंगे तभी आप सत्ता में टिक पाएंगे और वो महाराष्ट्र ने बता दिया। औरंगजेब की मजार पर नाक रगड़ने वालों को सत्ता से बेदखल कर दिया। महाराजा शिवाजी राजे के मर्द मराठाओं ने बता दिया आपको। भारतीयता से लेना देना है तुम्हारे तरह से हम। अरे भैया, पहले तो यही बता दो, आपके लिए संविधान बड़ा है या इस्लाम बड़ा है? आप बता दो, समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हो? आप बता दो, एनआरसी का समर्थन करते हो? जल्दी से आप बता दो, जनसंख्या का समर्थन करते हो? एक मिनट का प्रेम कुमार जी, एक सेकंड का प्रेम कुमार जी। कि मुख्यमंत्री भी व्हिप का पालन करते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है देखने का कि मुख्यमंत्री शिवसेना के व्हिप का पालन में खरा उतरेंगे कि नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम हमारे गेस्ट मौजूद रहे और साथ ही अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। आपसे ठीक कुछ देर के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की कुर्सी पर विराजमान होंगे और महाराष्ट्र की सत्ता संभालेंगे। आज पूर्ण विराम लग गया उस जंग पर, जिस जंग की शुरुआत कई सालों पहले हुई थी, यानी कि जब ये पूरा का पूरा शिवसेना महाविकास आघाड़ी ने सत्ता संभाली, उसके बाद इस जंग की शुरुआत हुई थी और आज अंत हो चुका है। बीजेपी और साथ ही शिवसेना मिलकर सरकार बना रही है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। अब तक की बड़ी अपडेट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखते रहिए इंडिया का सवाल। हम सवाल पूछते हैं क्योंकि देश सवाल पूछता है।